दोस्तों, नो योर कैंडिडेट्स नाम की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें आपके अपने प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशियों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके समझ में वो अपने विधानसभा क्षेत्र को कितने अच्छे से समझते हैं और किन मुद्दों पर अगर उनको सीट मिलती है तो वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर विधानसभा में, और कुशीनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रखर दावेदारी पेश कर रहे हैं राजेश प्रताप उर्फ बंटी राव, जिनका पहले भी समाजवादी पार्टी से एक लगाव रहा, लेकिन बीच में कुछ दूरी रही और फिर एक बार फिर घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कुशीनगर विधानसभा को किस तरह से ये देखते हैं, यहां कौन सी कमियां हैं जिस पर अगर इनको मौका मिले तो काम करेंगे, और भी कई मुद्दों पर बात होगी। आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत धन्यवाद कुशीनगर चैनल को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक ही सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं, चूंकि एक मामला बहुत ही गंभीर चल रहा है और राजनीति को एक तरह से नई दिशा दे दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने। तो कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर होती हुई दिख रही है या फिर मजबूत होती हुई दिख रही है। वहां पे कहना है कि मजबूत हो रही है, ऐसे बागी लोग बाहर चले जा रहे हैं तो ठीक है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर उनको जगह दे रही है। देखिए, 5 साल पहले की अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को आप उठाएंगे तो निश्चित ही उस बयान में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बहुत बड़े पैमाने पर इस बात को प्रचारित किया था कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से सैनी, साके और कुशवाहा मौर्य समाज के लोग बड़े तादाद में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बयान दिया था। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल पहले दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण सही होगी, तभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लिया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे और रहने के बाद उन्होंने देखा कि जिस मुद्दे को लेकर वह भारतीय जनता पार्टी में गए थे उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भटक गई है, तो वह समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी ज्वाइन किया। निश्चित तौर पर उनके आने से समाजवादी पार्टी में एक बहुत ही सुखद माहौल बना है और ढेर सारी संख्या में उनके चाहने वाले समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक बागी नेता जो कि बसपा में एक खास कद रखते थे और यहाँ भाजपा में मंत्री की हैसियत से थे, उसके बावजूद असंतुष्टि उनको लगी और वो चले गए, तो समाजवादी पार्टी में उनकी भविष्य क्या होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी बनी ही अंतिम व्यक्ति की लड़ाई के लिए है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो मोटो है वो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई ही मोटो है उनका। शोषित समाज जो है, जो कहीं समाज की तरक्की से पीछे छूट गया है, वही आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लड़ाई है। तो जो लड़ाई समाजवादी पार्टी की है वही लड़ाई वो उनकी है, इसलिए यह गठबंधन, यह जुड़ाव बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो अभी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, चूंकि अब ये डिस्कशन चल ही रहा था तो इस सवाल का जवाब हमने ले लिया, लेकिन मूल रूप से हम क्षेत्रीय स्तर की बात करते हैं, अपने ज़िले की बात करते हैं और कुशीनगर विधानसभा की हम आपसे बात करेंगे। कुशीनगर विधानसभा की तैयारियां सबसे पहले बताइए, आपकी कैसी चल रही है? देखिए, इसके पहले भी काफ़ी समय बीच में आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया था और शायद इंटरव्यू भी मुझे याद है कि मैं किसी दाह संस्कार से निकल रहा था तो आप लोग हमें मिल गए थे सोहसा घाट पे। आपको शायद याद होगा, यह बात हुए लगभग 8 से 9 महीने पहले की बात है, जब ना चुनाव था ना लोग चुनावी मूड में थे। तो हम लोग जो सामाजिक काम करते हैं, जो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, जो लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, जो शोषित वंचित की लाठी बनते हैं, वही आज हमारी तैयारी के मुख्य आधार बन चुके हैं। मैं कहीं और हूं, लेकिन गांव-गांव हजारों की संख्या में बंटी भैया बन के लोग तैयार हैं हमारी लड़ाई को, हमारी तैयारी को अपनी तैयारी मानकर वो लड़ रहे हैं। तो आप कहते हैं कि हम कमज़ोर लोग जो हैं उनके साथ में हैं। आप कुछ दिन पहले बसपा में थे, बसपा कमज़ोर होती हुई दिख रही है, आप तो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए जहाँ तक उनको सहयोग करना चाहिए था। देखिए, मैं बसपा में था नहीं, मैं मूल रूप से समाजवादी हूँ। मुझे याद है 1996 से जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो 1996 में कुशीनगर जो विधानसभा है वो कसिया विधानसभा के नाम से हुआ करता था।
मैं 1996 में कसियां विधानसभा में समाजवादी योजन सभा का विधानसभा अध्यक्ष था। उसके बाद मैं देवरिया जिले के समाजवादी योजन सभा का जिला महासचिव बना, फिर मैं जिला अध्यक्ष बना, फिर मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश का महामंत्री बना, फिर मैं समाजवादी योजन सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। कहने में तो 1 मिनट लगा, लेकिन करने में मेरे जवानी के 17 साल चले गए। मैंने समाजवादी पार्टी के युवा संगठन में 17 साल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काम कर और समाजवादी पार्टी के युवा संगठन को काम मैंने खड़ा किया। हम लोगों ने मिल के उसको खड़ा किया। तो हमारा मूल तो समाजवादी है, लेकिन बीच में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हर व्यक्ति के साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं फिर अपने घर में वापस आ गया। आज मैं अपने घर में हूँ। तो अब सपा से संतुष्ट हैं आप? देखिए, अपना घर कितना भी बुरा होता है तो किराए के मकान से अच्छा होता है। तो अपना घर तो अपना ही घर है। समाजवादी पार्टी से तो मैं हमेशा संतुष्ट था। समाजवादी पार्टी से असंतुष्ट होने का तो कभी सवाल ही नहीं था। मेरे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने मुझे अंतिम व्यक्ति की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग में पहले प्रशिक्षण शिविर हुआ करते थे। उन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से आज हम लोग जो समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और लोग कहते हैं आप सुख में कम दुखी में शामिल ज़्यादा रहते हैं, दुख में दिखते हैं कि हमेशा दाह संस्कार वगैरह जहाँ हो रहा होता है वहाँ पर बंटी राव मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ पर भी बहुत शुरुआत में ही आपसे बातें मतलब ये हो रही थी कि भाई बंटी राव अगर कहीं नहीं दिखेंगे तो कहीं अंत्येष्टि संस्कार जहाँ हो रहा है वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे बंटी राव दिख जाएंगे। तो ये देखिए, जब कोई दर्द में होता है, जब कोई पीड़ा में होता है, अगर उसके बगल में खड़ा होकर अगर उसके पीठ पे आप हाथ रखते हैं, अगर उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसके आँख से गिर रहे आंसू को पोंछते हैं, तो उसको बहुत तसल्ली होता है और उसका दर्द कम होता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ है। अगर कोई भी, मैं ही दर्द में हूँ और मेरे दर्द में 10 लोग आके खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह पीड़ा मेरी कम होगी। मैं प्रयास करता हूँ कि सुख में खड़ा हो पाऊँ या न खड़ा हो पाऊँ, लेकिन किसी के दुख में ज़रूर उसका भाई दोस्त बेटा बन के उसके बगल में खड़ा रहूँ, और यह मैं नित्य प्रति करता रहता हूँ। तो ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि सबसे पहले को अगर कोई संस्कार किसी के यहाँ इन्विटेशन वगैरह होता है तो शुभ कार्य में ही जाना चाहिए, दुख कार्य में नहीं लोग अवॉइड करते हैं। तो फिर ये बंटी राव के लिए कैसे मतलब पॉसिबल हो पाता है, या खुद को या अपने समाज को कैसे समझा पाते हैं? देखिए, हमारे हिंदू संस्कारों में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। ये लोग मान बैठे हैं कि वो दुख का काम जो है वो गलत है और सुख में शामिल होना चाहिए। हमारे मानते हैं सबसे पहला इन्विटेशन हमारे वहाँ रामचरितमानस में लिखा गया है कि जो दुख में शामिल हो, दूसरे के दुख में शामिल होना और दूसरे के खुशी के लिए 10 कदम चलना, इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है। रामचरितमानस की ये चौपाई है। जब राम का इतना डिस्कशन कर रहे हैं, चौपाई के डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो कुछ लोगों के लिए पीड़ा साबित हो सकता है कि एक समाजवादी राम का नाम। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ये किसी के लिए राजनीति की वस्तु हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हम लोगों के लिए हमारे कैरेक्टर, हमारे ईमान, हमारे चरित्र के रोल मॉडल हैं। और सुख दुख में आपने कहा तो रामचरितमानस में ही लिखा है कि हमेशा दुख में शामिल हो, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा जस नहीं अदमाई। दूसरे के दुख में शामिल होना और दूसरे की खुशी के लिए 10 कदम चलना, इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। हम समाजवादी उस धर्म को मानते हैं। और जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात आपने उठाया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम त्याग के लिए जाना जाता है। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वर मांगा था। वो अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, अयोध्यापति होने जा रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मिलने जा रहा था, लेकिन अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने राजगद्दी को त्यागा, प्रधानमंत्री के पद को छोड़ा
और पत्नी के साथ वन में निकल गए तो भगवान बन गए। आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका नाम त्याग के लिए जाना जाता है, आज कुर्सी के लिए उनके नाम को तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तो यही एक बार नहीं था, हाँ। एक बार नहीं था, तापस वेश, तपस्वी का वेश। और जब तपस्वी का वेश गेरुआ धारण कर लिया, जब उन्होंने बलकल धारण कर लिया, तो कुर्सी की तरफ, सिंहासन की तरफ ताका नहीं। तो दूसरे लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग, आपके भाजपा के लोग, कि जब इतना राम का हम नाम लेने लगे और राम के मंदिर बनवाने लगे तो अखिलेश जी के सपनों में भी श्री कृष्ण आके वर देने लगे और परशुराम जी याद आने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्था का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। हम लोग उस धर्म को मानते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, जिसको हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि देखो राम का घर ये है, यहाँ है राम। यहाँ जब यहाँ राम नहीं रहेंगे तो फिर उस राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती है। उस राम राज्य की परिकल्पना तभी संभव है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस दिल में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, दिमाग में है। खासतौर पर ये सवाल हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विधानसभा कुशीनगर का मुद्दे के पर बात होनी है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ आपकी नज़दीकी को देखते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि आप इन सवालों का जवाब दें तो हमारे कुशीनगर की जनता जाने कि समाजवादी पार्टी के मुख्य बिंदु पर भी क्या विजन चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, हमारा विज़न जो है वो बहुत साफ है। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, ये सोशलिस्टों का नारा रहा है, ये समाजवादियों का नारा रहा है। और इसीलिए जब सरकार बनी तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 5 रुपया पर्ची था सरकारी अस्पतालों का घटा के 1 रुपया कर दिया। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, सरकारी अस्पतालों में दवाई पर 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। यह काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी सरकार ने करने का काम किया हो। महंगाई कम किया, रोजगार दिया, और उसी परंपरा को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया, उसी विज़न को आगे बढ़ाया। इसलिए आप देखते होंगे कि गांव-गांव पेंशन पहले मिलता था, वृद्धा विधवा पेंशन मिलता था, लेकिन उसकी क्राइटेरिया ऐसी बन गई थी कि उससे तमाम लोग वंचित हो जाते थे। इसलिए उन्होंने नई एक पेंशन योजना लागू की, समाजवादी पेंशन योजना, कि उस क्राइटेरिया में जो लोग छूट जाएं, गरीब लोग, वो इस पेंशन द्वारा पात्र हो जाएं और उनको पेंशन मिल जाए, उनकी सहायता मिल जाए। हमेशा अंतिम व्यक्ति की सोच, हमेशा गरीब की सोच, हमेशा एक ऐसी भारत की परंपरा की सोच जहां कोई गरीब न हो, गैर बराबरी न हो। इतना सोच रहता है, फिर भी आपके जो शासन है उसके ऊपर लगातार सवाल उठते हैं कि जो नीतियां रहीं या फिर जो सिस्टम रहा वो भ्रष्ट रहा, या फिर आप अंकुश नहीं कर पाए गुंडागर्दी को। देखिए, अगर किसी चीज़ को अगर आप तुलनात्मक देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाजवादी सरकार सबसे बेहतर रही है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तमाम लोग मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रसाद गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री रहे। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप बता दीजिए, शहरी गरीब के लिए क्या इन्होंने कोई नई योजना लाई? शहरी गरीब के लिए समाजवादी लोहिया आवास लाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मेट्रो लाने का काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाने का काम किया। जो भी अच्छे काम, अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने दिनों से मांग हो रही है कि गोरखपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोरखपुर का जो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। हमेशा एक अलग हटकर समाज में एक बेहतर उदाहरण पेश करने का काम हम हमेशा समाजवादी लोग तो कर ही रहे हैं ना। देखिए, एम्स का उन्होंने लोकार्पण कर दिया, उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जगह जगह खोल रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज जो खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज क्या गोरखपुर लोग कह रहे हैं कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, क्या खुल गया? नहीं, अभी तो उसका शिलान्यास वगैरह हुआ है। तो क्यों जब चुनाव आया तो शिलान्यास हुआ? सरकार बनी तो शिलान्यास क्यों? ये मनसा के पर सवाल है।
ये मनसा पे प्रश्न चिन्ह है कि अगर आप चाहते होते कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बने तो सरकार बनते ही आप शिलान्यास करते थे, चुनाव आते आते उसमें मरीज एडमिट होना शुरू हो गए होते। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, चुनाव आया है आपने कर दिया। ठीक है, बंटी राव कुशीनगर विधानसभा में क्या क्या कमियां देखते हैं जो ये सरकार उस पर ध्यान नहीं रख पाई है या इम्प्लीमेंटेशन ठीक से अपने योजनाओं को नहीं कर पाई है, जिससे अगर बंटी राव अगर यहाँ के विधायक चुने जाते हैं, अगर आपकी पार्टी आपको आपके दावेदारी पर मुहर लगा लेती है, तो उस योजनाओं पर आप काम करने वाले हैं, उस समस्या पर काम करने वाले हैं? देखिए, इस बात को मैं कई प्लेटफार्मों पे उठा चुका हूँ कि शिक्षा जीवन का सबसे अहम अंग है। शिक्षा पे हम लोग बहुत पीछे हैं। शिक्षा पे हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हमारे वहाँ, मैंने आपको बहुत पहले 1 साल पहले एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि हमारे वहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस की कमी है। कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं बड़ा, कोई नए IITIs नहीं खुले, कोई नए पॉलिटेक्निक्स नहीं खुले, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, कोई MBA का कॉलेज नहीं खुला, कोई MCA का कॉलेज नहीं खुला, कोई आपका कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग करने के लिए कोई बड़ी संस्था नहीं खुली। नहीं, तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन ये जो आप बातें कह रहे हैं वो हर विधानसभा चुनाव या जब जिले का कोई भी चुनाव होता है ये बातें उठाई जाती हैं कि यहाँ पर उस तरीके के कॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर जो जीतते हैं हारते हैं, फिर कहाँ बातें चली जाती हैं समझ में नहीं मुझे आता। लग रहा है कि ये बात किसी ने पहली बार पूछा है और किसी नेता ने पहली बार उठाया है। आप किसी नेता के इंटरव्यू को उठा लीजिए 10, 5, 15, 20 साल पहले, किसी का इस पर ध्यान ही नहीं है। किसी का इस पर ध्यान नहीं है कि कुशीनगर, आप तमाम इंटरव्यू आपने किया होगा, क्या किसी ने इस बात को उठाया आपके मंच से कि पूरे उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जिलों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए औद्योगिक क्षेत्र है। कुशीनगर का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है कुशीनगर का इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? एक और चीज़ की कमी दिखती है कि जैसे तैसे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में केला को, और केला का भी कुछ उत्पादन कुछ ऐसे इस तरीके नहीं, वो तो नारा है, वो तो नारा है। जैसे नारा दिया देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से आदरणीय मोदी जी ने कि हमारा एक सांसद एक गांव गोद लेगा। ये कब की बात है? 8 साल पहले भाषण में कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने। जरा उस जिस गांव को 8 साल पहले इनके सांसद लोगों ने गोद लिया, जरा उस गांव का एक चक्कर आप घुमाइएगा। गोपालगढ़ को यहीं गोद लिया था, कसिया के बगल में, जरा गोपालगढ़ को, वो तो कहिए बाद में वो नगर पालिका में शामिल होगा, पहले वो ग्राम सभा था। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कसिया नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया। आज कुशीनगर जिले में कुछ दिख रहा है तो समाजवादी सरकार की देन है, किसी ने कुछ नहीं दिया है। अगर जो भी है वह समाजवादी सरकार की। एक बड़ी इंडस्ट्री लगी ढाणा की शुगर फैक्ट्री, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। देवरिया जिला से कुशीनगर जिला बना, समाजवादी सरकार की देन है। कुशीनगर तहसील बना, समाजवादी सरकार की देन है। कुशीनगर नगर पालिका बना, ठीक है, जो दिया लिया वो समझ में आ रहा है, वो बीत गया, लेकिन फिर भी कुशीनगर का डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए। अब बंटी राव अगर विधायक बनते हैं तो क्या देंगे? निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, और हम लोगों को तो राजनीति में अभी 40 साल रहना है। हम लोग जो बात ऑन कैमरा बोलेंगे, उस काम पे अगर अमल नहीं करेंगे, उस काम पे चलेंगे नहीं, तो ये राजतंत्र थोड़े है कि जीवन भर के लिए हम MLA होने जा रहे हैं। हम 5 साल के लिए MLA होने जा रहे हैं। अगर जनता चुनती है, हमारी पार्टी टिकट देती है, तो हम 5 साल ही MLA रहेंगे ना। हम अगर काम नहीं करेंगे, हम जिन मुद्दों को आज पद पे रहते हुए उठा रहे हैं, उन मुद्दों पे पद पे रहते हुए उन मुद्दों को उठा के उस पर कार्यवाही नहीं कराएंगे, तो फिर जनता तो दोबारा चुनेगी नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर जो हमने आपसे कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम होना चाहिए, यहाँ रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगता है, 20 फैक्ट्रियाँ आ जाती हैं, तो 20 फैक्ट्रियाँ में अगर एक फैक्ट्री में 400 ही लड़के काम करते हैं, तो 8000 लड़कों की नौकरी मिली कि नहीं मिली कुशीनगर जनपद? इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करने चाहेंगे, क्योंकि कुशीनगर समाचार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, राजनीति की चर्चाएं तो होती हैं, सवाल जवाब का क्रम तो चलता है, लेकिन सकारात्मकता का एक लहर भी जरूरी है और उसका स्वागत भी हम करते हैं।
तो अभी जितने लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, कभी भी रोजगार के मुद्दे पर किसी ने स्केल अप करने की बातें नहीं कही हैं, और इसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। और ये बात इसलिए जरूरी है और इस पे काम करना इसलिए जरूरी है कि अंग्रेज भी हमें बंधुआ मजदूर समझता था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज भी हमें बंधुआ मजदूर करता था। गोरखपुर को लेबर डिपो बनाया था और हमारे ही पुरखों को यहाँ से उठाकर जो उसके अन्य देशों में जहाँ शासन था वहाँ ले जाता था। ट्रिनिडाड ले गया, टोबैको ले गया, गयाना ले गया, मॉरिशस ले गया, सूरीनाम ले गया, सिंगापुर ले गया। हमारे ही पुरखों को ले गया वहाँ गन्ने की खेती कराने के लिए, क्योंकि हम गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छे तादाद में यहाँ के किसान गन्ना पैदा करते थे। हमें उस समय भी बंधुआ मजदूर थे। और आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है आपके माध्यम से कि आज भी हम बंधुआ मजदूर हैं। हमारे बच्चों को, हमारा बच्चा भले एमटेक कर ले, हमारा बच्चा बीटेक कर ले, एमबीए कर ले, एमसीए कर ले, इंजीनियरिंग आईआईटी कर ले, गोरखपुर में, कसिया में, कुशीनगर में, देवरिया में, महाराजगंज में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में, संत कबीर नगर में उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसको नौकरी पाने के लिए इंडस्ट्री भी तो नहीं है यहाँ, नोएडा जाना पड़ेगा। उसको नौकरी पाने के लिए गाजियाबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, फरीदाबाद जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, उसको कलकत्ता जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि आखिर विधायक कब तक चुना जाएगा? यह काम विधायक नहीं कर सकता है, यह काम नेता कर सकता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में आवाज उठाने की क्षमता होगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस कुशीनगर जनपद की आवाज बनने की क्षमता होगी। वह उन मुद्दों को उठाएगा। विधायक तो हर 5 साल बाद चुनने जाते हैं। मैं तो अपने विधानसभा में इस सवाल को हम उठा रहा हूं कि इस बार विधायक नहीं, नेता भेजिए आप लोग। जब नेता जाएगा तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों पे काम होगा। हमारी ये मांग है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक मॉडल की बात किया। केरल में सबसे ज़्यादा देश में कोविड के केसेस आए, लेकिन मौतों का आंकड़ा केरल में सबसे कम रहा। इसलिए कम रहा कि केरल में चले जाइए तो बेसिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह दुनिया के पैमाने पे डेवलप्ड है। केरल के, हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, आप अमेरिका, वहाँ पे शासन करने वाले लोग बेसिक पे ही ज़्यादा फोकस शुरुआती दौर में किए। सबसे पहले एजुकेशन को स्ट्रांग किए, जिसकी वजह से सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल 100% वहाँ 100% साक्षरता है, 100%। इसलिए हमने सबसे पहले शिक्षा की बात आपको उठाई, रोजगार, हेल्थ। हम अपने पीएससी को, हम अपने सीएससी को, हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कैसे मजबूत, अभी तो हम लोग ऑक्सीजन का अभाव झेल रहे हैं। वहाँ आईसीयू और सीसीयू, इंटरनल केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट पे खड़ी है वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं। हम ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए परेशान हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और काम तभी होगा जब नेता विधायक बन के जाएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन तो भाजपा यहाँ पर शासन नहीं करी है, एक ही बार का की हुई है। उससे पहले तो आप लोग थे 2 बार, तो उसमें कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़े है कि भाजपा शासन नहीं की है। भाजपा और बसपा तो मिलके गठबंधन की सरकार इनकी काफ़ी दिनों तक चली। इससे पहले उसके पहले भी 91 में आदरणीय कल्याण सिंह जी आए, फिर दूसरी बार फिर कल्याण सिंह जी आए गठबंधन करके। तो इस दिशा में काम करनी चाहिए ना। आप लोग विपक्ष में भी रहे तभी भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, काम हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में। अगर काम नहीं हुआ होता तो गांव-गांव एम्बुलेंस की सेवाएं कैसे मिली होती? मरीजों को ले जाने के लिए लोग दम तोड़ के मर जाते थे, अस्पतालों पे नहीं पहुंच पाते थे। पता चला कि टेम्पो में उठाया, लादा और कसियाँ जाते जाते देहांत हो गया। उसके लिए स्वास्थ्य की सेवाओं पे समाजवादी पार्टी ने उस काम तो किया। गर्भवती महिलाएं घर में ही मर जाती थी प्रेगनेंसी पीरियड में, लेकिन उसको ले जाने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और 5 साल में ही किसी को पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर फिर से 5 साल समाजवादी पार्टी को लोग दिए होते तो निश्चित तौर पर जो हेल्थ का काम शुरू हुआ था, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम शुरू हुआ था, वो निश्चित तौर पर बहुत तेजी गति से बढ़ी होती। लेकिन दुर्भाग्य से फिर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। 5 साल में क्या किया इन लोगों ने? कुछ तो नहीं किया।
तो अभी समाजवादी पार्टी में सामंजस्य की कमी दिख रही है, क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एंट्री हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट करना है। क्या उस पर चर्चाएं चल रही हैं आपसे? समझे, देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, उनका प्रदेश भर में नाम है, और उनका एडजस्टमेंट क्या, वो तो खुद दूसरे को एडजस्ट करेंगे। हम लोग जो कहते हैं, हम लोगों का जो काम है, हम लोगों का मुख्य काम जो है वह यह है कि इस प्रदेश का विकास हो, इस प्रदेश का नौजवान रोजगार पाए, इस प्रदेश में खुशहाली हो, इस प्रदेश में एकता हो, इस प्रदेश में भाईचारे हो, इस प्रदेश में सभी लोग मिलके इस प्रदेश को देश में रोल मॉडल प्रदेश बनाएं। अच्छा, इसकी बात हम लगातार आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो उस दौरान बहुत सारे संगठन हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ भी आपका जाना रहा, और भी गाँव में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे प्रमुख रूप से क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं जिस पर काम करने वाले हैं? देखिए, जो 3 मुद्दे हमने आपको बताए, पढ़ाई, दवाई और स्वास्थ्य, ये मेरा अहम मुद्दा होगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं खड़ा कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? अच्छी सड़कें, बिजली की अच्छी व्यवस्था, नहरों में पानी की सुविधाएं, जगह जगह ट्यूबवेल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान देते हुए भी, शिक्षा का ध्यान देते हुए, रोजगार का ध्यान देते हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करने की ज़रूरत है। जो नेता आजकल हम लोगों के वहाँ हैं, उनके सोच से ऊपर की बात है। इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है। अगर इस पे हम नहीं काम करेंगे, हम बिजली बेहतर नहीं कर सकते हैं, हम नहरों में बेहतर सिंचाई के साधन नहीं दे सकते हैं, हम सड़कें अच्छी नहीं बनवा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उद्योग धंधे यहाँ नहीं आएंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छा हम चाहें कि किसी अच्छे शैक्षणिक घराने को हम लेके आएँ, किसी ऐसे एजुकेशनल हब को लेके आए यहाँ, जो यहाँ आए तो एक बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दे, या एक बेहतर MBA कॉलेज खोल दे, या MCA का कॉलेज खोल दे, मैनेजमेंट का कॉलेज खोल दे। तो उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम जब नहीं करेंगे, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घराने नहीं आएंगे। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रखर रूप से अपनी दावेदारी पेश करने वाले राजेश प्रताप उर्फ बंटी राव से, और इन्होंने अपनी विजन को भी स्पष्ट रखा। खासतौर पर 3 मुद्दों पर काम करने वाले हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और किसको लेकर? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर काम करने वाले हैं, और आखिरी में इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं कि विधानसभा चुनाव पास में अब आ चुका है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की यूनिट इनके नाम के ऊपर भरोसा जताती है या नहीं जताती है। अगर जताती है तो फिर एक बार हम इनसे मुखातिब होंगे और इनके विज़न को और क्लियरिटी से समझेंगे, और उस समय हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे और सवाल करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को फॉलो कर लें, ताकि नेक्स्ट जब भी इंटरव्यू सेशंस हों, खबरें चलें, तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।